खबर में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बड़ी अहम खबर अभी आप शेयर करते हैं आपसे। पाकिस्तान ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कॉन्सेंट दे दिया है और तुर्की ने भी इसमें कॉन्सेंट दे दिया है। इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर बात करेंगे। अब क्या हमारे रोल्स होंगे। एक लिहाज तो अच्छा है कि अगर हम गजा के लोगों की निजात में हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो सके। इससे पहले भी हमने जंग 73 में लड़ी थी, आप जानते हैं। बहरहाल इस पर बात करेंगे इसके। और अमेरिका क्या ईरान पर हमला मशरिक़ वुस्ता से करेगा, वहाँ ज़ाहिर है उसकी सारी बेसिस उधर हैं। अल-अदीद नामी जो अल-अदैद है, यदीद, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो तो कतर में है। तो ये हमला कहाँ से आएगा, और अगर आएगा ईरान का जवाबी वार, और तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात भी ईरान ने की है कि अगर उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई तो ये मामला। इसके बाद यूरोप और अमेरिका में भी जंग हर नेटो आपस में लड़ रही है, और इस पर भी बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प वहाँ पे सिचुएशन बन रही है। इसके ईरान के बाद क्या अरब सरमाकारों का भी पाकिस्तान पर मुकदमा करेंगे। ये जो के इलेक्ट्रिक जो है, किसको हमने कैसे प्राइवेटाइज किया, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन थे। एक वफाकी वजीर तो कहते थे कि ये डे लाइट रॉबरी है। ये हेरल्ड में छपी थी उनकी स्टेटमेंट। तो अब वो हम पर $2 अरब का कह रहे हैं जी, उनका क्लेम है हमारे ऊपर। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के के बाद वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, थैंक यू जनरल साहब। और इसके साथ हमारे साथ हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। जनरल साहब, मैं इसी पे आता हूँ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट बर्निंग इशू। हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा दिली और जज्बाती रिश्ता है हमारा, और कायदे आज़म की भी स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारा। तो डू यू थिंक इट में एक पॉजिटिव है हमारे वहाँ पे, जो अगर हमारा फुटप्रिंट जाता है तो एटलीस्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या होंगी अमेरिका की। इजराइल हमें ग्रजिंगली ही उसने एक्सेप्ट किया होगा। तो बड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कायदे आज़म भी फरमा गए। फॉरेन पॉलिसी की जो गाइडलाइन दी गई, उसमें एक बड़ी अहम गाइडलाइन थी कि सॉलिडारिटी विद द अरब वर्ल्ड इज द ब्रेस्ट मुस्लिम वेयर एवर दे आर इन द वर्ल्ड। तो गज़ा का आप देखेंगे जो 20 नकाती जो था उसका एग्रीमेंट हुआ, और शर्मुल शेख में उसका एक ये था कि गज़ा पीस बोर्ड बनेगा, और इसमें पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दी गई है। देखिए, अगर हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं है। अब जो फ़लस्तीन के हमसाए हैं, ख़ास तौर पे बड़ा मुल्क इजिप्ट, जॉर्डन, वो तो उनके सफारती तल्लुकात उनसे इस्टेब्लिश्ड हैं, एक दूसरे को रिकग्नाइज करके बैठे हैं। और सीरिया में भी जो अहमद शरा साहब आगे हैं, पहले तो इन पर हेड मनी लगाई हुई थी। हाँ जी। और अब वो जो इसराइल कब्जा करके बैठ गया जॉर्डन रिवर के ऊपर, तो चुप करके बैठा हुआ सीरिया। और लेबनान ने भी कहा है कि जी हम जो है हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करेंगे और उनको आम हम नहीं होने देंगे। तो ये एनवायरनमेंट है, तो उसमें हमारा जाना बड़ी खुशहाल बात है। टर्की ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यूएई को भी दावत दी गई है, बहरीन को भी दावत दी गई है, और तो इसराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हम भी जो है उसको गज़ा पीस बोर्ड को मानते हैं। देखिए, हम वहाँ होंगे तो हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के रखवाले होंगे, हम उनके दुखों का मुदावा होंगे, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम किसी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारे को डिसआर्म करे। ये बड़ा क्लैरिटी हमारे में। हम उनकी मदद करेंगे, उनका रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करेंगे फिजिकली जाके। तो बड़ा ये अच्छा डिसीजन है। देखिए, इसके अलावा अगर गज़ा पीस बोर्ड को निकाल दें तो दुनिया में क्या एफर्ट हो रही है गज़ा या फ़लस्तीन के मसले का हल होने को। तो हमें ये चाहिए कि इसमें ज़ोर डालें, और वो जो 20 नकात है इंश्योर कराएं कि उन पर मनवान अमल हो। अच्छा साहब, एक बात और फिर आगे बढ़ते और मियाँ साहब भी आपसे सवाल करेंगे। एक जो अभी आया था, टोनी ब्लेयर का नाम था, कुछ और लोगों का नाम था। ये जो जॉइंट फोर्स होगी, मल्टीनेशनल फोर्स फ्रॉम, वो कहाँ से ऑर्डर्स लेगी अपने? क्या हमारे अपने लोग होंगे, या उसके ऊपर क्या अथॉरिटी होगी जिसको वो जवाबदेह होंगे? देखिए, जो मैंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स का जो मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने एक मेजर जनरल साहब अमेरिका ने अनाउंस कर दिए, उनका नाम भी दे दिया है कि ये हेड करेंगे। और बाकी कुछ मुल्कों जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें दावत दी गई है कि आप अपने ट्रुप्स वहाँ भिजवाएं। तो हमने ये कहा है कि जी टर्म ऑफ रेफरेंस आप क्लियर करें पहले, TORs क्लियर करें। उसके मुताबिक हम अपने असेंबली में इसको डिस्कस करेंगे, और तमाम दैट हैज टू टेक प्लेस। अभी ये दैट हैज टू टेक प्लेस। हमने एक वैसे पॉलिसी डिसीजन लिया है कि ठीक है जी, गज़ा पीस बोर्ड को ऑनर करते हैं। हम इसमें पाकिस्तान शामिल होगा, और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड है
उसके ज़रा टर्म्स ड्यूटीज़ वगैरह क्लियर कर दें। वो क्लियर होंगे तो हम हिस्सा लेंगे। और देखिए हमारी उसमें शामिल होना जो है इस वक्त इस्लामी ममालिक में सबसे ताकतवर फौज तो हमारी, और हम जो है हम बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। हमने हमेशा फ़लस्तीन भाइयों को मदद की और करेंगे हम उसको इंशाअल्लाह। और मार्शल साहब, मेरा सवाल ये होगा कि जो गजा का जब हम इशू डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ईरान जुड़ा हुआ है, और ईरान और अमेरिका की इस वक्त ठनी हुई है, और इजराइल भी कहता है ईरान पर हमला करना है, और जो अमेरिका है वो कहते हैं इजराइल पर हमला करना है। यहाँ तक मामला पहुँच चुका है कि दोनों ने, सदर ट्रंप ने और अली खामनाई ने वसीयतें लिख दी हैं और एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। सदर ट्रंप ने आज कह दिया, जो कि सुपर पावर के सदर हैं, और वो ऐसे सदर हैं जो किसी भी मुल्क के सदर को उठवा लेते हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो फिर अमेरिका बदला लेगा और अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। क्या वो इतने खौफजदा है या जवाब पैदा किया जा रहा है हमले का, एयर मार्शल साहब? मुझे तो ये सारा कुछ देख के याद आता है कि पाकिस्तान ने बहुत पहले इस मौजू पे फिल्म बना दी थी, मौला जट। तो वो मौला जट और नूरी नत वाले कोई इस तरह के डायलॉग चल रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जब लड़ाई भी होती थी उधर एक डिसेंसी होती थी और बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल की बात के ऊपर थ्रेट भी दिया जाता था, काउंटर थ्रेट भी दिया जाता था। अब देखिए, ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। जो जहाँ तक मैं समझता हूँ और आपसे बात होती रहती है कि ये सारी चेंज, पहले वाला जो इजराइल और इसकी ईरान की लड़ाई हुई, उसके बाद ये दूसरा मौका, ये इसके ऊपर उन्होंने अंदर से वो मुजाहरे करवाए जिसमें कुछ 4-5 हज़ार लोग उसमें मारे गए हैं। ये सारा रिजीम चेंज के लिए था। जब रिजीम चेंज के लिए वो नाकाम हो गए तो क्यों नाकाम हो गए? पहली दफ़ा भी एक मिसाइल गिरा था कतर के ऊपर तो रोकना पड़ गया था। कुछ मिसाइल डेफिनेटली उन्होंने तल अवीव के इजराइल के ऊपर में मारे थे, हैफा की बंदरगाह के ऊपर मारे थे। तो अब ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो साथ बात करने की भी बात करते हैं क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर उसको अमेरिकन जो है वो बीफ टूज से और वहाँ से इनकी जो बियॉन्ड इनके रेंज उनकी चीज़ें वहाँ से करते हैं, ये वो ICBMs मारते हैं, तो ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि जहाँ पे इनका अड्डा है, अड्डा सबसे नज़दीक कहाँ पे, वो अभी जानते हैं, कतर के ऊपर है। तो और या दूसरी रीच जो उनकी है, जो पहले भी वो साबित कर चुके हैं कि उनके मिसाइल वहाँ तक गए हैं, वो इजराइल है। तो आई थिंक ये बड़ी एक दोनों के लिए कैच-22 सिचुएशन है। ट्रंप प्रेशराइज करना चाहते हैं और उसके लिए उनका मीडिया उसके ऊपर काम कर रहा है, कितने लोग मारे गए, अगर फांसी दी तो ये कर देंगे, फिर उन्होंने कहा फांसी नहीं दी तो बड़ी अच्छी बात है। तो आई थिंक एक मुसलसल प्रेशर है जो शायद उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये रिजीम चेंज किसी तरह से एक्सटर्नली इंटरनली कर नहीं लेते। उसके लिए आपने देखा कि शाह के बेटे को भी तैयार किया गया था, उसने कहा जी मैं आने को तैयार हूं और आने के बाद सबसे पहले मैं इजराइल को रिकग्नाइज करूंगा। तो ये सारी चीज़ें इजराइल की सिक्योरिटी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और मेरे नज़दीक फिलहाल तो इसमें एक ब्रेक है, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन जनरल साहब, जब हम हमले की बात करते हैं, मैं जनरल तारिक साहब से बात करूंगा सर, जब हम हमले की बात करते हैं कि अमेरिका हमला करेगा या इजराइल हमला करेगा, तो उधर से ये बात होती है कि ईरान के पास पूरी तैयारी है, उनके पास भी ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका तक भी जा सकते हैं। जब ये बात होती है तो एक नई खबर ये आई है कि अमेरिका ने भी कहा है और नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो अभी तक दुनिया ने देखे ही नहीं है। और अगर माजी पर जाया जाए तो हसन नसरुल्लाह को जिस हथियार से शहीद किया गया था, उनके जिस्म पर कोई भी निशान नहीं था, लेकिन वो शहीद हो गए। और क्या ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह साउंड बम या इस तरह का कोई हथियार इस्तेमाल उनके पास है जो ईरान पर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अगर जंग होती है तो जब जंग में तो देखें आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब जंग हो गई तो हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। और ये मैंने देखे नॉर्मली तो ये होता है कि जंग से पहले जो आपने करना होता है वो अपने दुश्मन को नहीं बताते। ये अच्छी धमकी दे रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं कि हम ये हथियार इस्तेमाल कर देंगे, वो हथियार इस्तेमाल कर देंगे। आप देखें, जैसे आपने इंटरव्यू में का जज्बा देखें कि यहाँ के आयतुल्लाह ने अपनी वसीयत कर दी है कि अगर मैं मुल्क के लिए कुर्बान हो गया तो मेरे ये 3 नाम है, इनमें से कोई आप जानशीन रख दें। और आप ईरान को धमकी दें कि हम उसको उड़ा के रख देंगे, आपकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कह लें मेन है सेंटर ऑफ पावर, और जब वो आपको धमकी दें तो आपके हम सफाया कर देंगे। अब डायकोटोमी देखें, ईरान को 7 महीने मिल चुके हैं। इस 7 महीने में उसने रशिया से, चाइना से काफ़ी रिपोर्टेडली हथियार लिए हैं। और जब उनका आज बयान आ गया
और अगर एक हद से बात बढ़ती है, देखें वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है इसराइल के ऊपर, और 55,000 उनके लोग गल्फ में मौजूद हैं, बहरी बेड़ा भी वहाँ आने वाला है, और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं होगी ट्रंप के लिए। देखें, रजीम चेंज की बात हो रही है, अब वो प्रोटेस्ट हुई जिसमें कहते हैं 5,000 के करीब वहाँ लोग शहीद हो गए, 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले IRGC के लोग वहाँ मारे गए। तो देखें, आइडियल मौका तो उस वक्त था कि जब लोग वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे थे, वो टाइम था। अब ट्रंप अगर उस पर स्ट्राइक करता तो अंदरूनी भी तरफ से कमज़ोर था ईरान, और बैरूनी जारियत भी उस पर हो जाती। अब हर आने वाले दिन के साथ वो वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है, हंगामे पे वो काबू पा चुके हैं, और अब उल्टे अब इनको वो आड़े हाथों ले रहे हैं। तो इसराइल को तो देखें, अमेरिका आज सपोर्ट हटा ले, वो चंद दिनों की मार है, और इनके सारे जो बेसिस हैं गल्फ में, अल-अदीद बेस का जिक्र हुआ, 10,000 वहाँ पे लोग देखें बैठे हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने अपने F-35 रखे हुए हैं, एयर रिफ्यूलर वहाँ रखे हुए हैं, 13,000 बहरीन में 5th नेवल फ्लीट वहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट कुवैत में आप देखें 3,000 बंदे इनके UAE में हैं, 5,000 बल्कि 5,000 UAE में है, 3,000 सऊदी अरेबिया में है, 3,000 जॉर्डन में है। तो ये फोर्स किसके लिए रखी हुई है? एक सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट मिडल ईस्ट में, क्या खतरा है अमेरिकन इंटरेस्ट को कि वहाँ ये रखी हुई है? तो इस बात का हमें स्पेशली मुसलमान मुल्कों के एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा। देखिए, अगर इस किस्म की आप चीज़ को टॉलरेट करते हैं तो फिर तो देखें पूरी दुनिया में बिल्कुल लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा कि जिसके पास माइट है उसके पास राइट है। आप वेनेजुएला पे चले जाएं, आप ग्रीनलैंड पे चले जाएं, आप ईरान में रजीम चेंज कर दें। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की जो है रूल बेस्ड गवर्नमेंट्स हैं, जिन्हें कोई इंसानी हकूक़ का, इंटरनेशनल नॉर्म्स का पास है, उन्हें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अपना व्यू है कि हर आने वाले गुजर दिन के साथ अमेरिका टाइम लूज़ कर रहा है और ईरान मजबूत हो रहा है। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये तो एक तो मैं आपसे ये थोड़ा सा एक तशना रहेगी, जनरल साहब ने तो एक बड़ी खबर हमें, हम खबर ही कहेंगे, दी कि जनाब अभी ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है जो हमारी फौज जो हमने एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये एक अच्छी बात भी है कि हम वहाँ मौजूद होंगे, एटलीस्ट कोई तो उनका यानी दर्द रखने वाला वहाँ मौजूद होगा। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और क्या जो TORs हैं वो जो हमारे वजीर खारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिसआर्मिंग हमास, इस पे तो हमारा राय, तो इस पे क्या स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके ख्याल में? अभी देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनी है इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया। फिर जैसे जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं थी, और ऑप्शन भी नहीं थी। दूसरी मैं बात कहूंगा कि आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले तक हमारी बहुत सी सियासी पार्टियां, कोई फ्लोटला के साथ जा रहे थे, कोई कह रहे थे पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं जा रही। हम बड़ा समझाते थे यार भाई 67 में 73-4 में गई थी तो अरब भी लड़ रहे थे इसराइल से, तो इसलिए हमारे सोल्जर्स गए थे, हमारे पायलट्स गए थे और हमने लड़ा था। लेकिन ये जो है ये तो पीस प्लान, यानी कि ये वॉर के लिए नहीं है, ये रिहैब, ये जो भी है। तो इसमें अगर हम कोई मुसलमान मुल्क ना जाए और सारे ये आप समझेंगे लेट्स से नॉन मुस्लिम कंट्री चले जाएं, इजराइल हो, UK हो, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, तो उस वक्त फलस्तीनी गजा वाले बेहतर महसूस करेंगे, या तुर्की है, पाकिस्तान है, UAE का मैं नहीं कह सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल। उनके बड़े ताल्लुकात है इसराइल के साथ, और उन्होंने अभी इंडिया के साथ भी किया है। लेकिन कम से कम तुर्की बड़ा स्ट्रांगली, रजब तैयब अर्दवान साहब की स्टेटमेंट से पिछले 10 साल में आप देख लीजिए कितने स्ट्रांगली वो इसको करते रहे। तो आई थिंक एक जिसको कहते हैं एक तसल्ली होगी गजा के लोगों को तुर्की और पाकिस्तान के इसमें होने से। और हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि हम डिसआर्म करने में हिजबुल्लाह को या हमास को उसमें हमारा हाथ नहीं होगा। तो बाकी इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। आई थिंक हमें थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को देखने में, स्मूथली चीजें हो रही हैं। एक चीज और मैं कहूंगा सबके जी जल साहब, एक और चीज कहूंगा। जी सर, फरमाइए, मुकम्मल कीजिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, पहले जितनी पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में, जो एक चीज फर्क है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन भी ट्रंप है
और ये ग्रुप भी ट्रम्प का है। इसमें कोई अम्ब्रेला नहीं यूनाइटेड नेशन का। अदरवाइज बोस्निया में जनरल साहब को याद होगा कि हमने बड़ी हेल्प की थी मुसलमानों की और बहुत उनको हमसे फायदा हुआ था। ये जरा एक ट्रिकी चीज है कि यहाँ पे बोर्ड के सदर भी, बोर्ड के मेकर भी ट्रम्प हैं और इसमें कोई यूनाइटेड नेशन की ब्लेसिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक कैची सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अच्छा जनरल साहब, मैं एक और सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें आई हैं और उसकी कोई हमने तरदीद भी नहीं सुनी कि बहुत से जहाज देखे गए हैं जो खामोशी से चाइना और रूस के लैंड करते रहे ईरान में। तो ये एक सेंस है कि भाई वो कोई उन्हें दे रहा है मदद या कोई, और फिर ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि वो 10,000 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो केपेबल है। तो ये आपको लगता है कि इस खामोशी से उसको आम कर रहे होंगे ये दोनों मुल्क? बिल्कुल कर रहे होंगे। देखें, चाइना तो इनसे 90% जो ऑयल है ईरान का, बाकी तो पाबंदी लगी हुई है। 90% ऑयल तो ये वो खरीद रहा है। रोज़ के 1.7-1.8 मिलियन बैरल्स चाइना इनसे ले रहे हैं। तो देखें, अगर ईरान कमज़ोर होता है या वहाँ एंटी चाइना को रजीम आती है तो ईरान को कितना इकोनॉमिक। वेनेजुएला का तो पहले ही देखें, वो भी उनका मेजर बायर था, इससे भी हाथ धो बैठे हैं, तो चाइना के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो जो मुमकिन हुआ, जैसे HQ-9 की है बातचीत, वो उधर उन्होंने उनसे लिए है। फिर MiG-29 तो पहले ही थे। फिर बात चल रही थी कि Su-30 वहाँ पे बात चेक कर रहे हैं वो रशिया के साथ। अब देखिए, ये सारे कॉन्फिडेंशियल मामला आते हैं। तो आज जो थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट दी है अब्बास इराक़ची साहब ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमने पहले भी उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे लॉसेस थे सारे हमने रिकूप कर ली और हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम पे हमला हुआ तो हम इजराइल पे स्ट्राइक करेंगे। तो उस पर इजराइल ने उनको बयान दिया कि जी हम आप पे हमला करने में पहल नहीं करेंगे। तो वो भी देखें थोड़े डरे हुए हैं और ईरान का तो सर्वाइवल एट स्टेक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ट्रम्प साहब के लिए। अच्छा, ये अगर देखें ना, वो उसकी जो प्रेजेंस है जनरल साहब, वो टारगेट भी तो है, जो उसकी बेसिस हैं वो टारगेट भी तो है, टारगेट भी हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं एयर मार्शल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये फरमाइए कि आज एयरफोर्स 1 कैसे खराब हो गया? क्योंकि आप तो ज़ाहिर है जहाज़ों की दुनिया के बादशाह हैं, आप हमें बताएं। वो वापस गया, वो ठीक होके आया, वो तो बड़ा इनविंसिबल है और कहते हैं उस पर तो एटमी हमला भी असर नहीं करता। तो आपकी हुकूमत क्या और एक्सपर्टीज इसमें क्या कह सकती है? बहरहाल चीज़ खराब तो हो सकती है। पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं इसमें। मेरा ख्याल है कि इट मस्ट हैव बीन कोई छोटा सा टेक्निकल इशू होगा, क्योंकि इतने जो ट्रम्प का एयरफोर्स 1 है जिसको डूम्सडे जहाज भी कहते हैं, उसमें माइन्यूट सा भी कोई टेक्निकल इशू हो, सस्पेक्टेड भी हो इन फ्लाइंग, हम चांस नहीं लेते। यू हैव टू लैंड बैक, मेक श्योर ऑन द ग्राउंड कि ये ठीक है और एयरबॉर्न हो गया। तो मेरे ख्याल में इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आजकल सिर्फ वो दो बंदों को देख के ये एक दूसरे की तरफ बेके से रहें, ट्रम्प और पुतिन, उससे भी बन जाती हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने जो बात की थी कि आप देखिए, एक जो चाइना और रशिया के ईरान को करने की बात हो रही है, आई थिंक ये पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी हुआ था। अभी अगर उनका यूएसएस जो उनका शिप है इब्राहिम लिंकन, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से इंडियन ओशन में एंटर हुआ है और यहाँ पे चाबहार के एरिया में साउथ सी में ईरान के चाइना और रशिया कंबाइंड नेवल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक तो हिलचुल तो है और किस लिए हो रही है? चाबहार के साइड में करने के लिए किस लिए हो रही है? ये आई थिंक ईरान को ही एक तरह से हौसला देने के लिए है। और उसके साथ अभी तक ये नहीं हुआ कि ईरानियन नेवी भी उसमें एंटर हो रही है कि नहीं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी दिस इज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ओके, मियां साहब आप कुछ कह रहे थे जनरल साहब से? जी जनरल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने माइट इज राइट की बात की थी और इसमें अभी ट्रम्प की बात भी हो रही थी। सदर ट्रम्प ने यह कहा था कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे, ग्रेटर अमेरिका की बात की थी। और वेनेजुएला में पता भी चला, देखा भी सारी दुनिया ने कि वहाँ उन्होंने सदर को अगवा भी कर लिया और वहाँ पर अब वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत होगी। कल एक नक्शा जारी किया गया है, उसमें यह दिखाया गया है कि पूरा यूरोप जो है वो ट्रम्प के कदमों में बैठा है। कनाडा अमेरिका का है, वेनेजुएला अमेरिका का है, दीगर जो ममालिक हैं यूरोप के वो अमेरिका के हैं और उसमें जो है वो ट्रम्प उनके सदर बन के बैठे हैं। क्या ये इसको समझा जाए कि आगे मुस्तकबिल में ये होने वाला है या ये नक्शा AI का ही है? देखिए, अमेरिका तो इतना नहीं कर सका कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज ही कर देता। ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, भाई वेनेजुएला में कर लेते। उनकी तो फ़ौज ही 1,20,000 है, यहाँ तो 10 लाख की फ़ौज है।
तो कहना कुछ, आज जैसे मीडिया का ज़माना है, आप वो वही मर्जी आप उसमें गिमक चला दें, कोई खबर चला दें, डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो पर पूरी दुनिया को देखिए आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैं नेटो को अंडरमाइन करूंगा, मैं उस पर ग्रीनलैंड पे है हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है, वो हमने लेना ही लेना है, और यूक्रेन में आप जंग ख़त्म नहीं करा सके। तो कहना बयान आप कुछ भी दे सकते हैं, बट क्या ये मुमकिन है कि नहीं? देखें जैसे अभी एयर मार्शल साहब ने कहा कि वहाँ मशक़ें शुरू हो गई हैं, तो इतना आसान नहीं होगा इब्राहिम लिंकन के लिए कि वो आके गल्फ में एंटर हो और जबकि वहाँ मशक़ें हो रही हों। और जब आपकी सर्वाइवल एट स्टेक आ जाता है, जब आप किसी को दीवार के साथ लगा देते हैं, ईरान जो है देखें वो 5000 शहादतें कह लें या किलिंग्स कह लें, वो बर्दाश्त कर चुका है, वो अंदर से ज़ख्मी है। और मेरे तो ख्याल में जब पहली जून की जंग हुई उसमें ही उन्होंने अपना कोई, मेरा तो ख्याल था कुछ बना ली होगी, और अगर नहीं बनाई और वहाँ ताबकारी नहीं फैली जब वहाँ स्ट्राइक हुई, तो कुछ तो वहाँ मौजूद है। और अगर उन्होंने कोई ज़रा सी भी उनमें कुछ सेंस होती, अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि अगर लॉजिकल देखा जाए तो 7 महीने बड़े होते हैं कुछ ना कुछ अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। तो ये मैं अपने डर्टी बम वगैरह कुछ आप कर लें। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाले, जैसे दिन से पहले मैंने कहा कि ट्रंप टाइम लूज कर रहे हैं, अमेरिका टाइम लूज कर रहा है, और ईरान अपने दफा को मजबूत आप समझिए दीज आर डाइंग किक्स मुझे लग रही है उनकी। एक लास्ट क्वेश्चन एयर मार्शल साहब, 13 मुल्कों ने हमसे वायदे कर लिए हैं, और जो वी हैव, अब तो कुछ सेलिब्रेट हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, आप देख रहे हैं जो कुछ है, अच्छी खबरें खाल खाल आती हैं। एक अच्छी खबर ये है कि एटलीस्ट 13 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन, और उसमें हम कई 2-4 बिलियन डॉलर जो है वो कोई बड़ी मुश्किल के बाद हमारे मुल्क का रुख कर रहे हैं एक्सपोर्ट के जरिए। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल जहाँ तक है, एयरफोर्स ने तो, फोर्सेज ने तो करके जो है परफॉर्म भी करके दिखा दिया, और अब आप देखें मिलिटरीली हमारे जो लैंड फोर्सेस से मुतल्लिका चीज़ें बनती हैं उनकी भी हो रही हैं, और JF-17 की तो धूम है, बहुत जगह पे हो रही है। आई थिंक अब हमें सीरियसली बाकी डिपार्टमेंट, देखिए मैं कल भी देख रहा था कि जो टेक्सटाइल वाले हैं वो रो रहे हैं। आज मैं एक सेमिनार पे था, पुराने एम्बेसडर्स थे, जनरल मकबूल बैठे हुए थे, और यही बातें कर रहे थे कि अब बाकी शोबों में काम करने की जरूरत है। आप सिर्फ JF-17 बेच के मुल्क के कर्जे नहीं उतार सकते, ना IMF से जान छुड़ा सकते हैं। हमें दिस इज द टाइम, हमें यूनाइटेड होके जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर हम अपने पांव पे खड़ा करें। पाकिस्तान का टेक्सटाइल में एक नाम होता था, अगर वो कल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम इसकी चाबियां टेक्सटाइल की हुकूमत को देने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्रोग्राम क्या हो रहा था। मुझे मैंने सुना कि कोई जी बड़ा ये तो इनको पैम्पर किया ना, बंद कर दो, मैं बम मार दूं। और भाई बिजली की कीमतें कम करें, और जो पॉलिटिकल पावर और बिजनेस का नेक्सस है वो तोड़ें। और अगर हमारी इंडस्ट्री आगे जा सकती है डिफेंस में, पब्लिक सेक्टर में, तो बाकी क्यों नहीं जा सकती? बहरहाल इसी पे इस सेगमेंट को जो है उसको इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, अहम खबरें हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मियाँ साहब, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम तो ज़्यादा इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहते, ना कोई वैल्यू जजमेंट देना चाहते हैं। ये जो चीज़ हमने बेची है उसका कबाड़ा हो गया है। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक थी, इसमें हम देखते रहे, इनको हम बिजली देते रहे, इवन हम अपने इधर से बना के बिजली इनको देते रहे। फिर हमारे साथ इनका मुआहदा था कि जी ये इसकी कैपेसिटी को यहाँ लेके जाएंगे। नाक में दम है कराची के लोगों का। ऊपर से उन्होंने कहा जी $2 बिलियन तो आपने हमारे और देने हैं। ये जो क्या नाम है उस कंपनी का, क्या जो अबराज है, तो PTCL का हमने बोलोराम कर दिया, इसका कर दिया। अब सान इर्तहाल PIA का तो हो ही चुका है। कम से कम इस मुल्क के अवाम के लिए जो फ़ायदे उठाएंगे वो तो उनके हैं, नुकसान अलबत्ता हमने सीने से लगा लिया जो इस मुल्क के हुक्मरानों ने किया था, कोई 700-800 अरब का है या सब। तो ये क्या है? अब ये क्या, अब $2 अरब इनको भी देने पड़ेंगे? काश साहब, अल्लाह ना करे ऐसा हो। असल में मसला ये है कि जब 2005 में के इलेक्ट्रिक की निजकारी हुई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि $36 मिलियन जो है वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जिस तरह ये PIA का हुआ। उन्होंने हमसे लेके करेगी जिस तरह PIA हमसे लेके कर रही है। जी जी, वैसा ही हुआ है, करना ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन हुआ ऐसा ही है। हाँ, हुआ ऐसा ही। उन्होंने कितने लायक बच्चे हमारे हैं, वो उन्होंने इन्वेस्ट करने थे।
वो इन्वेस्ट तो नहीं किए। पाकिस्तानी हुकूमत ने, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई, उन्होंने इसमें $10 अरब का बेल आउट पैकेज जरूर दिया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी दिया और अब तक जो है $10 अरब रुपया। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान अभी जो नेशनल ग्रिड है उससे 2000 मेगावाट बिजली भी ले रहा है, अभी भी दे रहे हैं और वो हम डिस्को रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, इसकी ये डिस्को रेट का क्या मतलब? डिस्को रेट का मतलब दे रहे है कि जो सस्ती बिजली है वो दे रहे हैं। और जो कराची के शहरी, अवाम मुस्तहिक नहीं है सस्ती बिजली कराची के शहरी जो है उन सरमाएदारों को दे दें। उनसे आप पूछ लें कितने का उनको यूनिट पड़ता है, वो कहते हैं हमें $50 का यूनिट पड़ता है। और ये उसको कितने का दे रहे हैं? अब मामला यह है कि कई दफा नेपरा में ये बात आई है कि के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट नहीं चलाता, वो नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार करता है, लेकिन वो सस्ती बिजली लेके आवाम को जो वो महंगी बिजली बेचता है। अब एक और कौन सी प्यारी हुकूमत थी जिसने ये बेचा था, आपको याद? सब एक और बिल आ गया। हाँ जी, एक और बिल आ गया। वो बिल उस वक्त तो खैर मुशर्रफ की हुकूमत थी, सदर मुशर्रफ मरहूम की। एक और बिल आ गया, वो बिल आया $400 अरब का, जो कि के इलेक्ट्रिक ने सरमायाकारी के नाम पर नेपरा से मंजूर करवा लिया। नेपरा की बात हम आगे भी करते हैं कि नेपरा का एक खत भी आ गया आज, वो मंजूर करा लिया और वो भी आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त जो कंपनी है, जो गल्फ की कंपनियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो कि लंदन में है, जो बरतानिया में है, वहां पर घसीट लिया है और उनको कहा है कि $2 अरब का जुर्माना पे करें क्योंकि हमने इस कंपनी में $4.7 अरब इन्वेस्ट किए और हमें $1.7 अरब का नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी हुकूमत को $3 अरब का फायदा हुआ है। इसलिए जब जो हमने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान की मंजूरियां, पाकिस्तान के सुर्ख फीते, पाकिस्तानी हुकूमत की जो डिले टैक्टिस हैं, उसकी वजह से ताखीरी हरबों की वजह से हमें नुकसान हुआ है। इसलिए $2 अरब जो है $2 अरब दें। 60 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया है। 60 दिन के अंदर अंदर हमने फिर वो अब चूंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ये ठेका फरोशी होती है, तो ये फिर आर्बिट्रेशन भी तो ये लंदन में ले जाते हैं ना। जिस तरह आप दोबारा इन्होंने किया, डॉक्टर इकराम उल हक ने बताया ना कि बजाय उसकी आर्बिट्रेशन को पाकिस्तान के अंदर रखें, वो बाहर ले जाएंगे और हमें फिर पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, ये तो केस चलेगा, ये अभी केस चलेगा, बाहर ही चलेगा। और अल्लाह करे हमारे जो माहिरीन है वो बेहतरीन तरीके से अगर केस लड़ लें तो बकाया बजाय इसके कि हम $2 अरब दें उनको, हम उनसे पैसे लेंगे जिनके भाई हमसे आपने लिए थे। लेकिन काई साहब साथ साथ जो है ना अच्छी खबरें भी है। अच्छी खबरें ये है कि अभी चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पाक चाइना ज़रई कॉन्फ्रेंस। उसमें 78 कंपनियों ने मुआहदे किए हैं $4.5 बिलियन के, यानी $4.5 अरब। मेरी एक है कि के इलेक्ट्रिक जैसे मुआहदे ना हो। नहीं, या PIA जैसे ना, वो नहीं है। मुझे बड़ा डर लगता है। CPEC 2 के मुआहदे। अच्छा। और CPEC 2 के मुआहदे जो हैं वो उसमें मुख्तलिफ हमारी ज़रई बीज, हमारी टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी और दीगर जो जिसमें दूध है, जिसमें गोश्त है, उसमें जो है वो ऑलिव ऑयल का दरामद है, उसमें जो इसके अलावा मेरे सामने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं और इसमें फीड मिल्स हैं और मछली है और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं ज़रई, वो हम बरामद करेंगे। लेकिन सर इसके साथ साथ जो बड़ी कल की डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि कनाडा की कंपनियां, बरतानिया की कंपनियां और अमेरिकन कंपनियां तो पहले ही हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए बाकायदा तौर पर वजीर पेट्रोलियम से राब्ते में हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं, जो कनाडा के सफीर हैं उन्होंने भी, जो बरतानिया के सफीर हैं उन्होंने भी, एक बहुत बड़ी कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों की कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ तेल और गैस की तलाश के लिए काम करना चाहती हैं बल्कि मादनियात में भी काम करना चाहती हैं। और कल की जो बड़ी खुशखबरी आई थी कि KPK में तीसरी बड़ी डिस्कवरी हुई है और अभी ये भी खुशखबरी साथ कल दी गई थी कि आने वाले दिनों में भी 3-4 डिस्कवरियां जो है उसकी खुशखबरी। मैं तो यही कहता हूं कि देखिए, मैं समझता हूं इन कंपनी ये बड़ी खुशनसीब कंपनियां हैं। जिस तरह हमारे वजीर पानी और बिजली जो हैं, जिस तरह उन्होंने IPP के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाअल्लाह आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। साढ़े उत्ते पावा जो गुजर जाए, तो मेरे ख्याल में यही समझे हम ये साहब। लेकिन आज तक जो मुआहदे हुए हम कुट्टे कट्टे गए। 93 में, 2002 में, 2016 में, ये भी CPEC का मुआहदा था, ये जो कोल प्रोजेक्ट था। ये अल्लाह की रहमत कैसे हुई, ये कैसे हुई? सर देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर और बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कि किया गया था। लेकिन
सब मामला ये है सर, ये डिजास्टर था और जो अब करेंगे ये कैसे ठीक कर लेंगे? सर ये ठीक हो जाएगा। अब पाकिस्तान को ठीक भी तो होना है ना सर। कल हमने खबर दी थी कि वजीर आजम जो है वो IMF, अच्छा वो मुझे मेरी खबर रह जाएगी। मैं उस तरफ भी आता हूँ, वो जनरल मोइन हैदर साहब उस तरफ भी आता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? मैं उस तरफ भी आता हूँ। हमने कल खबर दी थी कि वजीर आजम डेवस में MD IMF से मिलेंगे। आज उनकी मुलाकात हो गई है। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो तेल पर जो टैक्स है वो उसमें हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए, हम ताकि अवाम को रिलीफ दे सकें, और बिजली की कीमतों पर जो है वो हमें जो है रिलीफ दिया जाए ताकि हम अवाम को रिलीफ दे सकें। और इसमें आप उम्मीद बंदी है जो कि वज़ीर आज़म आकर खुशखबरी सुनाएंगे कि बिजली की कीमतें भी कम होंगी, आप देखेंगे बजट से पहले कम होगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम होंगी। लेकिन सोलर के साथ जो हम कर रहे हैं ना वो गलत है। और उसमें साबिक वज़ीर आप IPPs को रिलीफ दे दें, सारी उम्र उनको दिया है। हम दिल बड़ा कर लेते हैं। ये पॉइंट आउट कर दिया गया है। कट दो सर। मुझे लगता है हाँ जी कि जो नेपरा करने जा रही है, बल्कि जो वजारत तवानाई करने जा रही है, वो होने नहीं जा रहा। क्योंकि अच्छा मोइन हैदर साहब ने क्या फरमाया? मैं वही उसी पे आ रहा हूं। साबिक वजीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर साहब ने एक खत लिखा है वजीर आजम को। उन्होंने कहा है कि जो गरीब नेट मीटरिंग वाले हैं उन पर तो आपने ये पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, लेकिन जो सोलर की IPPs हैं जो 45 रुपए में बिजली पैदा करते हैं, जो 40 रुपए में बिजली पैदा करते हैं, उनको छोड़ दिया गया है। उन पर जो है वो लागू नहीं कर रहे, क्योंकि हो ये रहा है काजी साहब कि मेरे छत पे IPP से महंगी खरीदेंगे, आवाम से सस्ती खरीदेंगे। नहीं, जो छतों पर लगा हुआ है उन पर लग गया या लगाने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो जिन्होंने हो पता है 2 नंबरी क्या हो रही है? 2 नंबरी इसमें ये तो क्या आप क्या चाहते हैं मैं अपने ऊपर टैक्स लगा लूं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, खुद ही तो बनाते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ होने क्या जा रहा है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने अपने जो है वो सोलर लगा के IPPs बना लिए खुद ब खुद, और वो उसमें नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि जिनकी जमीनें हैं उन्होंने अपनी जमीनों पर फसलें उगानी छोड़ दी हैं, सोलर लगा लिया है, वो हुकूमत को बिजली बेच रहे हैं, वो इसमें से एग्जेम्प्ट हो गए। यही उन्होंने पॉइंट आउट किया है। लेकिन देखें, जो बात जनरल साहब भी कर रहे थे कि जहाज बेच के हम कर्जा उतारेंगे, हम उतार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त जो 13 ममालिक से जायद मुल्कों के ऑर्डर्स पाकिस्तान को आ चुके हैं, वो 25 अरब डॉलर नहीं है काजी साहब, जो पिछले दिनों खबर आई थी, वो उससे ज्यादा है। वो 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अगर ये मेच्योर हो जाए, हम भी बता दें आपको, वाकईतन हमारा कर्जा जो है साहब हमें भी कुछ 30-35 साल इसे हो गए हैं। इन IPPs के होते हुए मैं देखूंगा कौन सा माई का लाल कर्जा उतारता है। जिस वक्त तक आपने अपने इस ये साल जो है ना, छोड़, मैं खबर देने जा रहा हूं, ये ब्रेक है सर, जब ये जाते यहाँ पे सरकारी दानिशवार टीवी पे बैठे और कहें कि बंद कर दो टेक्सटाइल, ये तो बहुत बुरे हैं सर। 1-2 सेकंड की सब बंद कर दो, IPPs चलते रहने। 1-2 सेकंड की खबर है, जल्दी करें। ये वाकईतन होने जा रहा है और अगले 60 दिन है। अगले 60 दिनों में आपको सर ऐसी तब्दीलियां और ऐसी चौंका देने वाली तब्दीलियां नजर आएंगी कि हम यहां बैठ के बात कर रहे होंगे कि ये होने जा रहा है। चले मियां साहब, मैं कैलेंडर पे आज ही निशान लगाना शुरू कर देता हूं। अगले 60 दिन भी देख रहे हैं, पिछले 60 साल तो देख लिए हैं, ये भी देख लेते हैं। ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं तो बात क्रिकेट की करेंगे, वो भी आजकल गर्म है। क्या मामलात हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें क्रिकेट की दुनिया के एक इंतहाई आला अब कमेंटेटर कह लें और दानिश्वर कह लें, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया। हजूर, ये आप कुछ सियासत जो है वो क्रिकेट में पहले भी होती होगी, सियासत वो अंदर ही होती होगी, अब बाहर की सियासत भी इसमें आ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस पॉलिटिकली बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप ही अलग होगा, अलग मुल्कों का होगा? आप कैसे देख रहे हैं बेग साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। दरअसल मसला ये है कि वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया। अच्छा। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो ICC का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां ICC ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था
और बांग्लादेश ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खासतौर पर भारत, जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन बेग साहब, आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा, बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में आंखें डालकर इनसे बात तो की है और भारत यही प्रोपेगेंडा कर रहा है आज सुबह से भारतीय मीडिया के, मोहसिन नकवी की शय पर, पीसीबी की शय पर बांग्लादेश जो है इस तरह से खड़ा हो गया, डट कर खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है आपने सही कहा, 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है कोलंबो में। करोड़ों रुपए जो स्पॉन्सर्स चाहते ही यही है कि जो भी आईसीसी का इवेंट हो उसमें स्पॉन्सर्स की एक ख्वाहिश होती है कि एक ग्रुप में पाकिस्तान और भारत को रखा जाए, और एक ग्रुप में हमेशा होते हैं ताकि ग्रुप का मैच अलग हो, क्वालिफाई करते हैं वो अलग मैच हो। जिस तरह आपने एशिया कप में देखा कि 3 मैचेस हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान और उसका तमाम फायदा जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान इतना हार्श, इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान आंखें जरूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करे। बेग साहब, हम ये देखते हैं कि देखें जहाँ सियासतें तो अपनी जगह हैं, मगर मैं जब क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ, जब वो यहाँ आते हैं हमारे बाजारों में उनसे कोई कीमत नहीं लेता, हम वहाँ जाते हैं वो इधर आते, लोगों में इतना मैंने देखा, मैं बहुत सी कहानियाँ सुना सकता हूँ आपको कि यहाँ से जाते हुए बाज हमारे हिंदू दोस्त रोने लग पड़े कि यार तुम ऐसे हो। तो ये क्यों ट्रांसलेट नहीं होता? ऊपर लड़ाई में क्या फायदा है लोगों का? ये कुछ दुकानदारी है लड़ाई की? बिल्कुल, आपने काजी सही साहब बिल्कुल सही कहा कि दुकानदारी है ना, कि मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि मोदी हुकूमत इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब से एक तो इंतहा पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर है, दूसरे जिस तरीके से वो दोनों ममालिक, हालांकि आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 2012 में दौरा किया था भारत का, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम 14 बरस हो रहे हैं वर्ल्ड कप तो खेलने जाती, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 2016 में गए, 2023 में गए, लेकिन उसके बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने लोगों के दिलों में नफरतों के बीज बो दिए, जिसकी वजह से, और जबकि लोग जो है वो सियासतदानों से तंग है कि वो उसको सियासी अपने टूल के तौर पर क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक के लोग, मैंने खुद देखा है, मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, वो लोग जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर जाए, लेकिन ये सियासतदान, आपने सही कहा, फिर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन बेग साहब, आपने फरमाया कि वहां पर जो इजलास में दीगर मुल्कों ने भी भारत की हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दीगर ममालिक को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी ममालिक को अपने साथ मिलाकर ये कप जो है पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मैच हो सकते हैं। तो इतना उनको खौफ, इतनी जो है वो खौफ क्यों है पाकिस्तान से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं शाहिद साहब, ये आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आईसीसी अलॉट किया है उसने ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका को मुश्तरका तौर पर। पाकिस्तान की जीत हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, जिस तरह भारत यहाँ आकर नहीं खेला तो मजबूरन सारे पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में रखने पड़े। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम मेजबानी कर लें, 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, ये तो वो दीवाने की बड़ वाली बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे धचका जरूर लगा है क्योंकि वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा जी पीसीबी की वजह से हो रहा है, लेकिन सर जो कुछ पीसीबी में हवा हरकतें भरी वो कर रहा है, इंडिया जो हरकतें कर रहा है, आईसीसी तो वो रहा ही नहीं, लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है हमें। तो शुरू में मैंने यही कहा ना शाहिद साहब कि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेन जो बड़े बड़े ओहदे हैं, चेयरमैन उनका, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका, दीगर मीडिया का हेड उनका, वो सारे लोग तो उनके हैं। दुबई में आप जाकर देखें ना, मैं तो गया उनके हेडक्वार्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है दे बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब है एक लॉबी है और वो अपने पैसे पर, अपने उस पर बड़ा जोम है कि जी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है, आप देखें इतना रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी उनके हैं, स्पॉन्सर्स भी उनके हैं, तो इसी वजह से वो फैल रहे हैं। अच्छा बेग साहब, आपका इतना लंबा तजर्बा है, मुझे जो मेरी सेंस है, मुझे बड़ी सेंस है, एक सेंस कि ये पुराने जो प्लेयर थे, सुनील गावस्कर थे, खान साहब के दोस्त हैं, ऑफ द ग्राउंड इतनी उनमें फ्रेटर्निटी थी और एक आपस में जो अंदर ठीक है मैच हम खेलते थे एक दूसरे को बड़ी स्पिरिट के साथ। अब गालियां दे रहे हैं, मैं बाप हूं तुम बेटे हो, और टीवी वाले ऐसी बेहुदा हरकतें करें, हम तो कम ही करते हैं। ये क्या है बेग साहब, व्हाट इज दिस चेंज? ये बिल्कुल काजी साहब आपने बड़ी सही बात की। पहले बड़ी रवादारी थी और अब भी है कि जब मैं बाहर जाता हूं तो पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेटर्स मिलते हैं ऑफ द फील्ड या ऑफ द कमेंट्री बॉक्स, तो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा ना काजी साहब के नफरतों के बीज इन्होंने बो दिए, जिसकी वजह से जो उनकी आने वाली नस्ल है एंटी पाकिस्तान जो है वो हो चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है भारतीय सुरमाओं ने, और इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान ने। बेग साहब, इट इज always a great pleasure to have your take on these issues। मगर इसी बात पे मैं ख़त्म करूंगा कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव रास्ता स्पोर्ट्स में तो निकलना चाहिए था हमारा। आज का शो बहुत शुक्रिया बेग साहब का और तमाम मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।